इस समय कितने बजे क्लास शुरू हो जाती है? रात से 12 बजे। 12 बजे। हिंदी चल रही बात? जी सर। 12 से 12 से 1:30 बजे तक हिंदी, उसके बाद IR। क्या चल रहा है तुझे क्लास? भारत मालदीव संबंध समाप्त हो गया था ना, बचा था? समाप्त हो गया सर। क्योंकि इसमें हम लोग का सिलेबस में है भारत और उसके पड़ोसी। तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? भारत नेपाल पढ़ लिए, बांग्लादेश पढ़ लिए, पाकिस्तान, मालदीव और भूटान सब। अब पड़ोस में कौन कौन बचा है भारत पड़ोसी? चाइना बचा है, म्यांमार है, म्यांमार है और श्रीलंका है। अफगानिस्तान उस तरह से हमारा पड़ोसी नहीं, एक तरह से तो बीच में तो पाकिस्तान आ जाता है, लेकिन उसको भी देख लिया जाए। एक एक दिन इन पे देख लिया जाएगा। श्रीलंका, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और अफगानिस्तान। पड़ोसी देशों में उससे हमारी सीमा कहीं टच नहीं करती है थोड़ा, लेकिन उसमें जो इस समय जो मैपिंग के हिसाब से टच करती है, लेकिन अगर आप लोगे तो कहाँ से टच करती है? वो पीओके से टच करती है। इस मैपिंग से तो 80 किलोमीटर की दूरी है उसकी कि ऊपर टच करता है, लेकिन एक्चुअली देखें इस वो तरह टच नहीं करता। तो लास्ट में फिर हम चाइना देखेंगे, इसको पढ़ लिया जाए क्योंकि हम चाइना जब देखेंगे तो चाइना की हर जगह भूमिका जो है देखते देखते चाइना हमारा लगा। चलिए आज हम म्यांमार शुरू करते हैं। भारत म्यांमार संबंध। भारत म्यांमार संबंध। कॉपी देना, कॉपी। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? माले। म्यांमार की माले। पहले की राजधानी रंगून थी, उसका नाम बदल गया। नाम बदल गया सर। वही म्यांमार हो गई है, रंगून का ही नाम बदल दिया गया। पहले उसको क्या कहा जाता था? रंगून। देखिए भारत और म्यांमार जो संबंध है, भारत म्यांमार संबंध हमारा मुख्य तौर से पहले धार्मिक संबंध आता है। म्यांमार का संबंध क्योंकि म्यांमार में जो अधिकतर जनसंख्या की कौन सी है? बौद्ध। वहाँ मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उनसे हमारा संबंध जैसे ने भूटान और उससे था, और इनसे कोई विवाद था वो नहीं था हमसे, लेकिन इस बीच कई चीज़ों को लेके विवाद हुआ, खासकर चाइना से उपस्थिति से। और ये चाइना से पूरा सटा हुआ है। चाइना के ऊपर का आप लोग पार्ट देखेंगे, देखिए यहाँ कुछ बना है, यहाँ चाइना से म्यांमार का यहाँ ये पूरा पार्ट, और भारत के 3 स्टेट इससे सटे हैं। अरुणाचल प्रदेश भी है ना? हाँ, अरुणाचल प्रदेश
4 हो जा रहा है, वो ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, 4 स्टेट है। तो भारत के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ बीच में म्यांमार की जैसे बता रहे हैं कि पड़ोसी देशों की जो शांति व्यवस्था है या वहाँ की स्थिति है अच्छी नहीं रही थी। यहाँ म्यांमार में भी अभी इस समय तो थोड़ी शांति है, लेकिन अभी कुछ समय पहले तक वहाँ से इकट्ठे हुए थे। वहाँ एक रखाइन प्रांत है, वहाँ बौद्ध समुदाय और रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय में वह आता है रोहिंग्या मुस्लिम, उनको लेके दोनों में बहुत दंगे। अभी तो रोहिंग्या मुस्लिम को ह्यूमन की एक संस्थान ने किया था कि ये सबसे प्रताड़ित लोग है, निरी जाति समूह। निरी जाति समूह का मतलब कि जो एक विशेष भाग में रहते हैं लोग, उसको कहते हैं कि बहुत सबसे दुनिया का प्रताड़ित और कमजोर तबके में से एक समूह है रोहिंग्या मुस्लिम। जैसे अभी जब 12-13 में खास करके जब वहाँ दंगे हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तो क्या हुआ था, वहाँ से लोग रोहिंग्या मुस्लिम भागे बंगाल की खाड़ी में। भारत भी नहीं पहुँच पाए। भारत कुछ तो ठीक है, कुछ बांग्लादेश पहुँच गए, कुछ भारत आए, अब कुछ ऐसे रहे तो उसी नाव में घूमते रह गए। वो न म्यांमार पहुँच पाए न बांग्लादेश पहुँच पाए, जो अवैध रूप से इसे भागना चाहे। कुछ घुस गए, ठीक है, क्योंकि जो सीमा पर तटरक्षक बल और रहेंगे तो ऐसे तो घूमने नहीं देंगे। बहुत से लोग ऐसे मर गए, बहुत से लोग ऐसे मर गए। अभी ठीक डाटा आया कि, और ऐसा नहीं कि केवल रोहिंग्या है, वहाँ बहुत संप्रदाय के लोग भी बहुत जो दंगा हुआ था, अभी एक जगह कपड़े खोजी जा रहे हैं, हजार की संख्या मिल रही है। और रोहिंग्या और बौद्ध संघर्ष से भारत के लिए दिक्कत हुई है। भारत में बहुत ज़्यादा आगे है रोहिंग्या। आप लोग देखेंगे कभी कभी राजनीतिक स्तर से, ऐसे तो नहीं, इसको भी मुद्दा बनाया जाता है, खासकर पश्चिम बंगाल और उधर के क्षेत्रों में। असम समझौता इसी असम का समझौता जो रोहिंग्या के अलावा उसके भी है ना, बांग्लादेशियों के 1971 म्यांमार का वो थी, लेकिन जो NRC आया और सब आया वो मेन किसके लिए आया, बांग्लादेश के। उसमें एक रखा गया NRC में क्या था कि 1971 के पहले 1971 क्यों बनाया गया कि बांग्लादेश का जन्म हुआ, जब उथल पुथल हुआ तो बहुत, जब बांग्लादेश पढ़ा तो बताया ना कि लगभग 1 करोड़ के शरणार्थी, उसके पहले का जो अपना डाटा दिखाएगा उसी को माना जाएगा। जैसे ही हम लोग भी सोचते थे कि क्यों आ गया 71 क्यों, 71 इसीलिए बनाया गया। और सबसे ज़्यादा लोग वही माना गया कि 40 लाख जो बांग्लादेशी और अप्रवासी हैं उसमें सब थे, कहाँ थे, असम में। लेकिन वो वही पूरी तरह से लागू न हो पाए और उनको निकालने के लिए विरोध हुआ। बहुत से लोग आए, कहे कि हम तो यहाँ बहुत कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, हमारे पास कोई कागज नहीं है। कई लोगों का ऐसा आया कि वो भारतीय सेना में भी थे, इसलिए मामला थोड़ा विवादित हो गया कि भारतीय सेना में भी थे, फिर भी उनका नाम जो है अप्रवासी की सूची में आ गया, घुसपैठिए की सूची में। तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो मामला वहीं पर दबा है। लेकिन हम यहाँ क्या मुद्दा देख रहे हैं, म्यांमार का। तो म्यांमार से संबंध हमारे जैसे सामान्य अच्छे रहे, लेकिन इस बीच इन चीज़ों को लेके दिक्कत हुई है। और वहाँ मूल रूप से चीन सड़क बना रहा है, उससे समझौते कर रहा है, इन चीज़ों से भारत में, जैसे हम बता रहे थे ना, बांग्लादेश पढ़ा रहे सॉरी मालदीव, कि जैसे मालदीव में भारत थोड़ा सा वो करता है तो चीन की थोड़ी उपस्थिति बढ़ती है तो भारत अपनी सहायता बढ़ा देता है। तो भारत को यहाँ भी यही करना पड़ा है, श्रीलंका और म्यांमार। चीन जैसे अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है तो भारत की मजबूरी है कि उसको अपने पड़ोसी को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल खाड़ी और इधर से जो एरिया है पूरा इधर का, जिसमें समय थाईलैंड है, मलेशिया है, जो भारत की नीति है लुक ईस्ट की, लिंक ईस्ट की है ना, इसको जोड़ा जाए। लुक ईस्ट ये क्या हो गया, उसी को, हाँ उसी को लिंक क्या जाता है, इसको जोड़ा जाए। और
भारत के पड़ोसी देशों में एकमात्र ऐसा देश है म्यांमार जो आसियान का भी सदस्य है। तो इससे भारत को ये है कि आसियान का सदस्य है, तो वहाँ भी इसकी स्थिति अगर वो करना है अपना वहाँ पर उपस्थिति दर्ज करानी, तो इससे संबंध अच्छा होना चाहिए। इसको भारत ये मानता है कि आसियान का ये प्रवेश द्वार। इसका पृष्ठभूमि नोट कर लीजिए आप, क्या क्या इसका है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका मूल पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। इसको एक एक दिन में एक खत्म कर दिया जाए। भारत म्यांमार संबंध, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या पृष्ठभूमि नोट करिए इसमें 2-4 लाइन बस। भारत और म्यांमार के बीच ऐतिहासिक तौर पर सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंध रहे। भारत और म्यांमार के बीच ऐतिहासिक तौर पर सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंध रहे हैं। सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंध रहे हैं। म्यांमार के लोग तीर्थयात्री के रूप में सदियों से भारत आते रहे हैं। म्यांमार के लोग भारत म्यांमार की सीमा तीर्थयात्री के रूप में भारत आते रहे। भारत और म्यांमार की सीमा 1643 किमी लगी हुई है या लंबी है। और नोट कर लीजिए, इसमें अरुणाचल प्रदेश कौन कौन से राज्य आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर राज्य की सीमा म्यांमार से लगती है। मणिपुर राज्य की सीमा म्यांमार से लगती है। असम नहीं है सर? असम नहीं है। असम का वो बांग्लादेश से लगा हुआ है। म्यांमार यहाँ है, देखिए ये हो गया मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और ये है ना, एक तो है इधर, ये 4 राज्य। कई बार पूछ लेता है, ऐसे पूछा है कौन सा राज्य जिसकी से पूछ लिया कि एक नहीं है, तो उस समय कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे देखिए एक बार क्वेश्चन आया था इस पे, कौन है त्रिपुरा, कि कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। अब की बार आप लोग पेपर देखे विशेष वाला? कोई नहीं देखे? कुछ आया था यार से फिर? एक लोग दी थी लेकिन आए नहीं। अरे तो पेपर तो मिल गया होगा कहीं से। चलिए हमारे उसमें है, उस पर हम PDF जो आया है उसका हम ग्रुप में भेज देंगे, और उसमें मास्टर आंसर की भी लगी, जैसे उसको जो क्वेश्चन सही है उसको घेरा गया है। और आगे नोट कर लीजिए, ये हो गया मतलब इसकी मूल चीज की क्या क्या है इसमें। अब इसका ऐतिहासिक थोड़ा हो, ब्रिटिश साम्राज्य के बाद, ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र होने के बाद भारत
और म्यांमार के संबंध बनते बिगड़ते रहे हैं या उतार चढ़ाव आता रहा है। ये सब उसी में नोट करिएगा, ये जैसे इंट्रोडक्शन टाइप सब नोट करा रहे हैं। हो गया। भारतीय प्रधानमंत्री नोट करिए, भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और म्यांमार के प्रधानमंत्री यू विन और म्यांमार के प्रधानमंत्री यू विन, ऐसे भी लिख सकते हैं। उनका नाम क्या है? यू विन। यू विन के कार्यकाल में क्या क्या लिख लीजिएगा, 1948 से लेके 62 तक, मतलब क्वेश्चन में आप बना हुआ है ये आइडिया रहे। ठीक, ये कार्यकाल में भारत और म्यांमार के संबंध काफी अच्छे और घनिष्ठ थे, काफी अच्छे और घनिष्ठ थे। लेकिन विन के शासन वही विन जो लिखा है, विन के शासन की अलगवादी नीतियों के कारण दोनों देशों के संबंध कुछ समय तक ठप रहे। ठप का मतलब कि स्थिर रहे, या दोनों देशों के संबंध कुछ समय तक स्थिर रहे। स्थिर रहे। देखिए 1988 में वहां पर क्या था, वहां के लोग, वहाँ सैन्य संगठन जैसे पाकिस्तान में है कि बीच बीच में सैन्य तख्ता पलट हो जाता है, वहाँ भी सैन्य शासन जो है हावी रहता है। तो 1988 तक आते आते सैनिक शासन हावी हो गया, तो लोग वहाँ क्या करने लगे, विरोध करने लगे। अब विरोध होने लगा तो भारत की तरफ देखने लगे। जैसे बांग्लादेश समस्या हुई थी ना कि भारत उनकी मदद करे, लेकिन इस मामले में भारत स्थिर रहा। मदद तो किया लेकिन पूर्णतया बांग्लादेश की वाली गलती नहीं किया, स्थिर रहा। बांग्लादेश में क्या किया था भारत? बांग्लादेश में तो अपनी पूरी सेना भेज के, और आज बांग्लादेश से देखिए भारत 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ रही। यहाँ भी क्या हुआ, भारत स्थिर रहा, अपना वेट एंड वॉच की नीति को अपनाता है। इसको बस नोट कर लीजिए एक लाइन पूरी चीज। 1988 में हम बहुत साल में जैसे जो घटनाएं हुई एक बार उसको नोट करा दे रहे हैं। 1988 में म्यांमार में लोकतंत्र के लिए आंदोलन शुरू हुआ, तो भारत द्वारा लोकतंत्र के लिए आंदोलन शुरू हुआ, तो भारत द्वारा सद्भावना दिखाए जाने पर, भारत क्या किया, बहुत कुछ किया नहीं, लेकिन उनके प्रति क्या थी कि हमदर्दी थी, कि सद्भावना दिखाए जाने पर भारत और म्यांमार संबंध कुछ हद तक तनावपूर्ण हो गए।
भारत और म्यांमार संबंध कुछ हद तक तनावपूर्ण हो गए। लेकिन आगे हम चलिए 1993 में 1993 में भारत ने व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए भारत में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए, व्यवहारिक दृष्टिकोण का क्या मतलब है कि प्रैक्टिकल, ऐसा ऐसा है कि हम प्रैक्टिकल है, जैसे जो व्यक्ति हमारे साथ जैसे है उसके साथ रहे। तो भारत क्या किया, कहा कि अब इनके साथ जैसे अब हम उपचुनाव नहीं करेंगे, वहाँ धीरे धीरे क्या गया सैनिक शासन, हम उसी से बात करेंगे। अब हम नहीं उसको आज़ाद कराएं और बाद जो वहाँ शासक रहेगा, चाहे सैनिक शासन हो चाहे लोकतंत्र से चुनी सरकार रहे, हम उसी से अपना संबंध मधुर बनाएंगे। जो भी जैसे हमको लाभ लेना होगा या उससे संबंध बनेगा उस ढंग से कराएंगे। किसी को आ जाता है कि व्यवहारिक संबंध। 1993 में यही निर्धारित किया कि हम उसके साथ व्यवहारिक संबंध क्या नोट करवाएगा, व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए उसके सैन्य शासकों से बातचीत शुरू करेगा। बातचीत शुरू किया, बातचीत शुरू किया। तब से दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुधर रहे। तब से दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुधर रहे। भारत म्यांमार को आसियान का प्रवेश द्वार नोट लिखिए। भारत म्यांमार को आसियान का प्रवेश द्वार के रूप में भारत म्यांमार को आसियान का प्रवेश द्वार के रूप में एक अच्छा पड़ोसी मानता है, एक अच्छा पड़ोसी मानता है। क्यों उसको आसियान का प्रवेश द्वार मिलता है? क्योंकि जितने पड़ोसी हैं कोई आसियान का सदस्य नहीं। कौन है? एकमात्र म्यांमार। इसको नोट करना, उसको नोट कर लीजिए। भारत के पड़ोसी देशों में एकमात्र आसियान का सदस्य कौन है? म्यांमार। इसीलिए उसको मानता है भारत जो हमारा क्या है, आसियान का प्रवेश द्वार। ये हो गया उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और 12 में जैसे बताया ना कि वहाँ पे स्थिति क्या थी, तनावपूर्ण। किन बौद्ध और रखाइन बौद्ध और रोहिंग्या संघर्ष के कारण। और उस समय सत्ता वहाँ किसके हाथों में थी? नहीं, सैन्य शासन तो 12-13 फिर उसके बाद समाप्त हुआ। वहाँ पे एक नेता थी आंग सू की, नाम सुना है आप लोगों ने कभी? हाँ, जेएनयू की स्कॉलर थी आंग सू की। वो नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं शांति। तो बहुत दिनों बाद जेल से छूटी तो वहाँ की राष्ट्रपति बनी। लेकिन उस समय तो ठीक चला वहाँ, लेकिन इनके रहते ही बौद्ध और रोहिंग्या संघर्ष शुरू हुआ। इन्होंने भी उस मामले में बहुत अच्छा वो नहीं किया, जैसे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करें, दंगा फसाद को रोकें, क्योंकि खुद एक बौद्धिस्ट है। जो थी
बहुत संप्रदाय, जैसे भी बांग्लादेश में हो रहा है। जैसे मोहम्मद यूनुस इन पे भी एक राइटर ने इन पे एक वो किया था कि ये भी शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता है, मोहम्मद यूनुस है। लेकिन इतनी सब वहाँ पे जाति संघर्ष, धार्मिक संघर्ष चल रहा है ना, लेकिन ये उस पर कोई ऐसा एक्शन नहीं ले रहे हैं कि जिससे वहाँ संख्यक हिंदू समुदाय या जो भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी जान माल की रक्षा की जा सके। यही चीज़ देखिए यहाँ भी वो थी, लेकिन उन्होंने रोहिंग्या समुदाय की रक्षा नहीं कर पाई और इनकी बहुत आलोचना हुई। यहाँ तक कई बार वहाँ उठी यूएन में इनका नोबेल पुरस्कार छीन लिया जाए। कई देशों ने, खासकर इस्लामिक देशों ने इसे प्रस्ताव रखा कि इनका नोबेल का जो शांति पुरस्कार इनको मिला उसको छीन लिया जाए। ये हो गया भारत में म्यांमार की पृष्ठभूमि, इसको नोट कर लीजिए थोड़ा लास्ट में। कहाँ से नोट करवाएं कम लाइफ में हो जाए। नोट करें जनवरी 2013 में बौद्ध और मुस्लिम संप्रदाय के बीच तनाव घटता बढ़ता रहा। मुस्लिम समाज का मतलब वही रोहिंग्या की बात की जाती है। रोहिंग्या क्या होते हैं? वो एक मुस्लिम संप्रदाय के ही कोई, जैसे हिंदू संप्रदाय में कई होते हैं ना, तो रोहिंग्या मुस्लिम होगा। रोहिंग्या और मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव बढ़ता है। बौद्ध और मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव घटता बढ़ता रहा। वही 2012 और 2013 में रोहिंग्या मुस्लिम और रखाइन बौद्ध, उनको रखाइन बौद्ध इसलिए कहा जाता है कि वहाँ रखाइन एक राज्य है। 2012 रोहिंग्या मुस्लिम और रखाइन बौद्ध संघर्ष में बहुत से लोग मारे गए और इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। उसी समय बोध गया में महाबोधि मंदिर में या बोध गया में बम विस्फोट हुए। बोध गया में बम विस्फोट हुए। जैसे दोनों देशों में क्या था, उस समय तनाव चल रहा है दोनों देशों में कर रहे हैं समुदायों में। ये माना जाता है कि बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल एक तरह से भारत को ही मानते हैं। उस भारत में बौद्ध स्थल बहुत है, जैसे बिहार में, सारनाथ में, हर जगह है ना, कुशीनगर में। वहाँ जो विस्फोट हुए तो उसमें माना गया कि इसमें किसकी साजिश हो सकती है, रोहिंग्या की। इन चीज़ों को लेके भी भारत और म्यांमार संबंध प्रभाव पड़ता है इस पे। ये हो गया भारत और म्यांमार संबंधों की पूरी जैसे 60 में हमें मिलता है। अब मूल चीज देखिए, इसके जो मुद्दे हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे 2-3 समझौते हुए हैं जो, और एक चीज़
सही थे। फिर इनके बाद धीरे धीरे वहाँ सैनिक शासन आ गया। बताया, हम नोट नहीं कराया है ना। सैनिक शासन आ गया तो भारत और इसके संबंध अच्छे नहीं रहे। बहुत नोट कराने में दिक्कतें होती है ना, कुछ लोग कुछ छूट जाता है। इतना रहता है तो मैं इतना नोट कराता हूँ क्योंकि बढ़ता जाता है। ये चीज़ को बोला हूँ मैं, नोट नहीं करवाया ना। शासन की वजह से संबंध। हाँ, यू बिन थे और जवाहरलाल नेहरू 48 से कितना बताया था, 62 का तो ठीक था। फिर इसके बाद आ गई वहाँ पे सैनिक शासन। सैनिक शासन आ गया। सैनिक शासन से संबंध भारत का अच्छा नहीं था। जैसे बातचीत उतना नहीं हुई, बात बिगड़ने लगी। तो फिर क्या हुआ, 1993 बताया। 1993 में भारत क्या नीति अपनाया कि हम व्यवहारिक नीति अपनाया, क्योंकि वहाँ सैनिक शासन बहुत दिन तक रहे। जो सैनिक शासन था वहाँ बहुत दिन तक रहा। उसके बाद जाके इधर 2010 भारत में सुर्खी जब बनी है, इनको जेल से बहुत दिन तक नजरबंद थी। म्यांमार में ही नजरबंद थी ये वहाँ निकली हैं। चुनाव हुआ है, राष्ट्रपति बनी है। फिर चुनाव हुआ तो ये अपने सहयोगी को राष्ट्रपति बना दी, लेकिन काम यही करती थी। ऐसे इतनी प्रभावशाली वहाँ की थी म्यांमार की। उसके बाद अब जैसे मोदी जी हैं इस समय भारत में, अगर हो गए हम चुनाव न लड़े, अभी वाला चुनाव हुआ, जिसको चाहते बना सकते थे ना। इसी तरह इन्होंने क्या किया था, एक अपने ड्राइवर को ही वो बना दिया था, जो इनका ड्राइवर था एक तरह से, उसी को राष्ट्रपति बना दिया। और संबंध बिगड़ने की बात यही शुरू हुई। वहाँ सैनिक शासन आया। सैनिक शासन में और भारत से बातें क्या हुई, ये नहीं है कि बहुत भारत से लड़ाई के साथ हुआ और कुछ हुआ, ठप हो गया। भारत की जो विदेश नीति है क्या है, सह-अस्तित्व और लोकतांत्रिक व्यवस्था पे। तो भारत के मानना है कि जो लोकतांत्रिक देश रहेंगे, जो उन्हीं से हम बातचीत रखेंगे। वहाँ लोकतांत्रिक ढंग से चुनी सरकार थी नहीं। यूपी के बाद कौन सी सत्ता आ गई, सैनिक शासन। उससे भारत बातचीत करना बंद कर दिया। दोनों देशों में बहुत न कुछ आदान प्रदान। उस बीच में संबंध क्या हो गए, बताया था कि एक तरह से स्थिर हो गए, ठप हो गए। उस समय जो संबंध थे वो ठप हो गए। 1993 में भारत ने व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया कि जो भी शासक रहेगा, भले वो सैनिक शासक रहे, तो उससे हम बातचीत जारी रखेंगे, क्योंकि हमारा ये पड़ोसी राज्य देश है। इसको हम किस रूप में देखते हैं, आसियान के प्रवेश द्वार के रूप में देखते हैं। और हमारे 4 राज्यों से लगा हुआ है। अगर इस पे हम ध्यान नहीं देंगे तो चीन वहां पे दखल देगा। और चीन और म्यांमार की स्थिति क्या है, चीन में भी बहुत बुद्धिस्ट है। उनकी जो सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति वो भी बहुत से मिलती जुलती है। इसलिए अगर भारत उसको छोड़ेगा तो भारत के लिए खतरा होगा। तो वहीं पे स्थिति बिगड़ी थी कि सैनिक शासन आने के बाद। इसको नोट नहीं करवाया हम क्या, बोला हाँ। उसके बाद हाँ, तो वहाँ जैसे बहुत ज़्यादा नोट कराने में टाइम बहुत ज़्यादा लगती है। हो गया, आपको कंफ्यूजन नहीं समझ। चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं भारत और म्यांमार संबंधों में इस समय जैसे जो परियोजनाएं हैं, क्या क्या परियोजना है और क्या इन मामला और दोनों में कोई विवाद है तो क्या है। पहला अगली हेडिंग डालिए, म्यांमार में भारत की प्रमुख परियोजनाएं हैं। तो भारत इस समय 2-3 परियोजनाओं पर काम कर रहा है वहाँ पे। भारत वहाँ पे देखिए एक सड़क निर्माण काम कर रहा है, उसका नाम है तांबुक कलेवा कलेमयो सड़क निर्माण। क्या
नोट करा दे रहे, लिख दे रहे, नोट करिए इसको। थोड़ा वहाँ का जो चाइनीज और इधर का नाम होता है कठिन होता है। अगर न याद आ रहा तो लिख दीजिए कि भारत से अपना सड़क परिवहन के क्षेत्र में समझौता है। नोट कर लीजिए, लेकिन अभी नोट करिए। भारत और म्यांमार के बीच कई सड़क परियोजनाओं पर समझौता हुआ है। कई सड़क परियोजनाओं पर समझौता हुआ है। कई सड़क परियोजनाओं पर समझौता हुआ है। जिसमें 160 किलोमीटर की लंबी तांबू कलेवा, तामू देखिए लिख दे रहे हैं, तामू कलेवा कलेमयो, नाम बड़ा कठिन, कलेमयो, तांबू कलेवा कलेमयो के बीच सड़क निर्माण एवं विकास शामिल है। विकास शामिल है। देखिए और बहुत से वहाँ भारत कई बंदरगाहों का विकास कर रहा है। वहाँ पे भारत कई बंदरगाहों, इसको नोट कर लीजिए बस। अब नाम नोट करेंगे तो कठिन है, इतना हो नहीं, लिख लीजिए बस। भारत वहाँ कई बंदरगाहों, भारत म्यांमार के कई बंदरगाहों और परिवहन परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है या मदद कर रहा है। बंदरगाह एवं क्या बोले पूरा सर दोबारा से भारत म्यांमार में कई बंदरगाह एवं सड़क परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र हो गया, ऊर्जा के क्षेत्र में ऊर्जा के क्षेत्र में भी ONGC और गेल जैसी कंपनियां, ऊर्जा के क्षेत्र में भी ONGC और गेल जैसी कंपनियां, गेल वेल है ना ये नॉर्थन कंपनियां, हाँ गेल ONGC और गेल जैसी कंपनियां वहाँ पर संयंत्र लगा रही है या अपनी फैक्ट्रियाँ लगा रही है, संयंत्र लगा रही है। ये हो गया जैसे किन किन क्षेत्रों में भारत और म्यांमार से इस समय समझौते हो रहे हैं। जैसे सड़क में हुआ है तामू कलेवा कलेमयो, क्या है इसको पढ़िए, कलेमयो समझौता, सड़क बन रही है। फिर कई बंदरगाहों को भारत वहाँ विकास करने में मदद कर रहा है। और भारत की जैसे जो महारत्न और नवरत्न कंपनियां हैं, ONGC हुई, गेल हुई, ये सब वहाँ कर रहे हैं। वहाँ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी भारत में आयात की सबसे ज़्यादा चीज़ें कौन सी आती है? आयात जो मंगाया जाता है पेट्रोलियम पदार्थ, और निर्यात क्या होता है? मशीनरी, इंजीनियरिंग मशीनरी और सूती वस्त्र। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी भारत अपने पड़ोसी, यही नहीं अपने सभी पड़ोसी देशों के यहाँ बहुत काम कर रहा है, खासकर भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, यहाँ पे क्या कर रहा है? इंजीनियरिंग की वस्तुएं भी निर्यात करता है। और वहाँ पर जितने भी अवसंरचनात्मक क्या होता है, जो ढांचागत निर्माण होता है, उसमें मदद करता है। क्योंकि इस चीज में इसलिए भारत मदद करता है कि इस क्षेत्र में चीन हमसे बहुत आगे है। अगर हम इसमें मदद नहीं करेंगे
तो चीन वहां पर उसकी मदद करेगा। जिस चीज को हम 2 साल में बनाते हैं उसको चीन 1 साल में बनाता है। जितने जितने बड़े बड़े पुल बना दे रहा है वो भारत तिब्बत जो अब चीन चाइना ही के जो बॉर्डर है उस पर सड़क जितना बना दे रहा है हमारे सीमा तक, वैसा अभी हमारा भारत भी बहुत प्रगति किया है, लेकिन अभी उसकी तुलना बहुत पीछे है। इसलिए पड़ोसी देशों को भी उसको साथ रखना है, तो इन क्षेत्रों में मदद करनी है। ये हो गया जो प्रमुख परियोजनाएं। अब एक देखिए, एक नोट कर लीजिए, भारत मेकान, इसको इसे नोट करिए, मेकान गंगा सहयोग, मेकान गंगा सहयोग एक समझौता है, इसको नोट कर लीजिए। अब बस इसको एक लाइन बता देते हैं। मेकान गंगा, मेकांग, हाँ मेकान नदी है, गंगा सहयोग। सर ये सुन क्या लिखा, गंगा से पहले क्या लिखा? मेकांग है, ग है, ग ग। अच्छा मेकांग, रुकिए इसको मिटा के लिखते हैं पूरा। मेकांग गंगा सहयोग, मेकांग गंगा सहयोग। नोट करिए क्या है, मेकांग, नोट करिए मेकांग गंगा सहयोग के संस्थापक देशों में से भारत एक। इसमें कई देश हैं, जैसे मेकांग जहाँ से है, इसमें जितने जितने देशों में बहती है नदी वो देश है और भारत है। ठीक, सुन लीजिए तो नोट कराते हैं इसको। इसमें ये जिन देशों में है उतने देश और भारत में गंगा नदी है। जितने देशों में बहती है तो उसको मिला के एक समझौता हुआ है, तो उसको कहा जाता है मेकांग गंगा सहयोग। तो उसमें 6 देश हैं, तो उसमें भी भारत जो है संस्थापक देश में से एक देश है। तो ये पूछ सकता है कि मेकांग गंगा सहयोग किन देशों के बीच है प्रमुख रूप से, तो इसमें भारत और म्यांमार। नोट करिए, मेकांग गंगा सहयोग के संस्थापक सदस्यों में से म्यांमार और भारत भी हैं। इस सहयोग में 6 देशों द्वारा, इस सहयोग में 6 देशों द्वारा की गई पहल पर अमल में लाया गया। की गई पहल पर अमल में लाया गया। इसमें भारत की गई पहल पर अमल में लाया गया। अमल में लाना कोई चीज मतलब लागू करना। इसमें भारत और 5 अन्य देश, 5 अन्य देश के आगे कोष्टक में लिख लीजिए कौन कौन से हैं। ये सब देश जितने देश हैं क्या है, आसियान के सदस्य। कोष्टक में नोट कर लीजिए, जैसे पता है कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। कोष्टक बंद कर लीजिए, शामिल हैं। ये मुख्य रूप से कैसी परियोजना है? हाँ तो बोल नहीं, बस परियोजना नहीं है। जैसे इन देशों में जितने देश हैं जहाँ जहाँ मेकांग वो नदी बहती है, मेकांग और भारत में, तो ये सब शिक्षा, पर्यटन, इन चीजों पे अपना समझौता किए। नोट करिए इसको। ये मुख्य रूप से इतना हो गया ना, ये 5 देश हो गए ना। इसमें मुख्य रूप से पर्यटन,
पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति आदि के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता है या सहयोग पर कार्य करेंगे। शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर कार्य करेंगे। और ये जो सहयोग है मेकांग गंगा, इसकी समय समय पे बैठक होती रहती है इन देशों की, भारत और जो 5 अन्य देश हैं, समय समय पर बैठक होती रहती है। हाँ, अभी जो इनकी लास्ट बैठक हुई थी 2021 में हुई थी। इसमें जैसे एक ही चीज पे नहीं, मतलब जो भारत की नीति है लुक ईस्ट वाली, उसी से संबंधित एक तरह से है। देखिए ये जितने देश हैं सब इसी के हैं, इधर ईस्ट के, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। पहले क्या था कि भारत किन देशों पे वो ज़्यादा फोकस करता था, अमेरिका पे, रसिया पे। लेकिन बाद में जब पॉलिसी धीरे धीरे चेंज हुई तो ये हुआ कि समुद्री मार्ग से सबसे अधिक व्यापार कहाँ से होता है, समुद्री मार्ग से। इन देशों से भी ऐसा नहीं कि इन देशों से भारत का संबंध खराब रहा, ना खराब था ना था, मतलब एक तटस्थ टाइप संबंध था। लेकिन आपसे किसी चीज़ से तटस्थ संबंध होना, अच्छा संबंध होना, दोनों अलग अलग चीज़ है। इन देशों से भारत अच्छा संबंध बनाने के लिए ही लुक ईस्ट की नीति लाया। ये उसी नीति के तहत है मेकांग गंगा सहयोग। सर ये कब किया गया था, किस सन में? किस सन में? इसका तो डेट नहीं याद है। इसकी छठी बैठक है, देख सकेंगे। छठी बैठक 12 में हुई और 11 जुलाई को लास्ट हुई थी 13वीं बैठक। ईयर नोट नहीं किए हैं, देखेंगे ठीक, उसको बता देंगे कुछ किधर होगा। तो जो इसकी लास्ट बैठक थी जो जुलाई में हुई थी 2021 में। हाँ, देखिए और भारत से बहुत समझौते हुए हैं, बस विद्युत और ऊर्जा के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में समझौते हैं। लेकिन इस पे इतनी बात नहीं। हम अब मेन देखेंगे भारत म्यांमार में चीनी कारक क्या है, भारत म्यांमार संबंध में चीन की क्या भूमिका है। हाँ, भारत म्यांमार संबंध में जैसे जितने समझौते हैं सब पर्यटन, शिक्षा, कई समझौते हुए हैं। संबंध में चीन की भूमिका या चीनी कारक। देखिए 1954 में चीन और म्यांमार के बीच एक संधि हुई, तब से चीन और म्यांमार के संबंध अच्छे बने हुए हैं। और वह जो है चीन वहाँ पे कई सड़क परियोजनाओं में और अवसंरचनात्मक संरचना में म्यांमार की मदद कर रहा है, जिससे भारत को क्या है प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भारत को किस मोतियों की माला से जो श्रृंखला है उसके माध्यम से घेरना चाहता है। तो उसमें जो है म्यांमार भी एक देश है। तो भारत ये चाहता है कि वहाँ चीन की भूमिका कम से कम हो। तो इसके लिए क्या करेगा, इस समय कैसी जो विदेश नीति है, किसी को हम तो रोक नहीं सकते, खुली अर्थव्यवस्था है हर जगह। जो उदारीकरण की प्रक्रिया आई उसमें क्या हुआ था, 1990 में भारत भी अपनाया ना 92। अभी मनमोहन सिंह जी खत्म हुए तो वैश्वीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया को उन्हीं को भारत में जनक माना जाता है कि उन्होंने ही उदारीकरण की प्रक्रिया क्या होती है कि जैसे मुक्त व्यापार, हम जो व्यापार हो उस पर कम से कम रोक टोक लगाए। इन चीज़ों से सबसे अधिक फायदा किसको होगा, बड़े देशों को होता है, छोटे देशों को नहीं होता है। तो चीन जो है बहुत इस मामले में, चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे व्यापार, हर मामले में वो
इस समय देखेंगे आप लोग कोई भी डाटा तो नंबर 1 पे, तो इसमें फायदा किसको हो रहा है ज़्यादा? चीन को। हमारे देश में देखेंगे आप चीनी चीज़ें बहुत कम हैं, कोई छोटी सी भी सामान है तो चाइना की रहती है। तो इसके हिसाब से म्यांमार में वैश्वीकरण होने के बाद चीन का सहयोग बढ़ता गया। तो भारत ऐसे तो मांग कर नहीं सकता है कि रोक लगाए, तो भारत के पास एक यही उपाय है कि वो भी उससे अपना संबंध अच्छा रखे। और भारत के पास उपाय क्या है कि इससे भारत से धार्मिक संबंध और सांस्कृतिक संबंध बहुत अच्छे रहें। इस विषय पे समझौता करके और अन्य चीज़ों करके वो संबंध को सुधार सकता है। जैसे चाहे कुछ होता है हमसे, देखिए म्यांमार से श्रीलंका से होता है ना, नेपाल से कुछ होता है तो होता है ना कि लुम्बिनी और सारनाथ से गलियारा बन रहा है, ये माना जाता है कि धार्मिक संबंध अच्छे हैं। ऐसे म्यांमार से भी संबंध अच्छे बनाने के लिए हम धार्मिक और इन चीज़ों का भी सहारा ले सकते हैं और अधिक से अधिक उसको हम सैनिक सहायता या जो भी व्यापारिक चीज़ें हैं उसको हम उपलब्ध कराएं। इसको नोट कर लीजिए बस। जून 1954 में चीन और म्यांमार के बीच मित्रता संधि हुई। तब से चीन और म्यांमार का संबंध मधुर बना हुआ है। चीन और म्यांमार का संबंध मधुर बना हुआ है। पश्चिमी देशों द्वारा, जब वहाँ सैनिक शासन थे म्यांमार में, पश्चिमी देशों में कौन कौन से थे? यूरोप के देश अधिकतर हुए। उन देशों द्वारा क्या किया गया? म्यांमार पर प्रतिबंध लगाया गया। उस समय भी चीन उसकी मदद करता रहा। जैसे अभी पाकिस्तान पर मदद सब देश रोक दिए थे ना अधिकतर, लेकिन चीन जो है उसकी मदद करता रहा। तो याद म्यांमार का भी, जब पश्चिमी देशों ने सैनिक शासन के समय प्रतिबंध लगाया तब चीन उसकी मदद करता है। इसको नोट करिए। पश्चिमी देशों द्वारा प्रतिबंध लगाने के समय भी चीन म्यांमार की मदद करता रहा। जिससे म्यांमार को आर्थिक राजनैतिक एवं सैन्य सहायता मिलती रही। सैन्य सहायता मिलती है। देखिए, जो व्यक्ति कोई हो, जब बहुत संकट के समय में किसी की मदद करता है, कोई रहे तो उसको लोग नहीं बोलते हैं, कोई रहे तो वो क्या किया? चीन सबकी अनदेखी करते हुए जो अमेरिका और पश्चिमी देश प्रतिबंध लगा रहे थे उसकी अनदेखी करते हुए इसकी मदद करता है। पाकिस्तान में क्या करता है? वहाँ सब आर्थिक सहायता सब अमेरिका तो अभी तक देता रहा। अमेरिका से पाकिस्तान किस नाम पर सहायता लेता है? आतंकवाद को रोकने के लिए। और कितना आतंकवाद को रोकता है? हम आपको कह दे रहे हैं कुछ नहीं, अमेरिका तो अरबों खरबों का हमको देता है, सहायता लेता रहता है, कर्ज देता है, कुछ तो ऐसे दे देता है, कुछ कर देता है। इसी तरह चाइना भी उसकी सहायता करता रहता है। चाइना तो वहाँ बहुत कुछ करा दी। तो म्यांमार में भी जब उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था सैन्य शासन में, भारत से भी संबंध क्या थे? उस समय स्थिर थे, ठप थे।
उस समय चाइना उसकी मदद करता रहा। इसलिए भारत से की तुलना में चाइना संबंध उसके अच्छे रहे। आगे लोग चलिए इसमें अब भारत को क्या करना चाहिए, ये चीज है, नोट कर लीजिए। भारत हेडिंग की वैसे नहीं, उसी में नोट कर लीजिए, उसी का बता रहे हैं कि कारक था, उसी में नोट करिए। भारत म्यांमार के साथ कूटनीतिक और आर्थिक मदद के माध्यम से, कूटनीतिक और आर्थिक मदद के माध्यम से अपने संबंध सुधारने का प्रयास, कूटनीतिक और आर्थिक मदद के माध्यम से म्यांमार के साथ अपने संबंध सुधारने का प्रयास करता है। आर्थिक मदद उसकी आर्थिक मदद के माध्यम से, कूटनीतिक एवं आर्थिक मदद के माध्यम से म्यांमार के साथ अपने संबंध सुधारने का प्रयास करता रहे। आर्थिक मदद में सर ऋण देता है, ऋण दे, समझौता, जैसे आर्थिक मदद हमें बताया ना कि सड़क बन रही, वहाँ समझौता किया तो वहाँ देगा, वो एनजीसी वहाँ प्लांट लगा रही है, गेल प्लांट लगा रही है, और उस तरह से भी मदद देते हैं। कभी कोई समस्या आ जाए किसी देश में तो आर्थिक मदद ऐसे सीधे धन के रूप में दी जाती है। अभी नेपाल में भूकंप आया था तो भारत कई अरब रुपए दिया, ऐसे भी मदद की जाती है। आर्थिक का मदद का मतलब केवल धन ही देना नहीं है ना, नहीं सर। जैसे कि व्यापार में समझौते हो रहे हैं, सड़क बन रही है, वहाँ पर संयंत्र लग रहे हैं, तो भारत वही कर रहे हैं। चीन को तो रोक सकता नहीं कि आप मत करिए, इसमें क्या करेगा अपना जो है कि डिप्लोमेसी, राजनीतिक अनुनय, वही नोट कराया है ना कि उसके माध्यम से और आर्थिक मदद के माध्यम से अपना संबंध सुधारने का प्रयास करता रहे। हम किसी को नहीं कर सकते कि आप यहाँ मत कुछ कहिए। और जो ऐसे देश हैं, छोटे देश हैं, दोनों देशों का लाभ लेते हैं। दोनों बड़े देश हैं, जैसे नेपाल को होता है, नेपाल दोनों देशों का लाभ ले रहा है। चाइना का भी भारत अभी मालदीव का है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अभी कल बयान आया है, अभी न्यूज में आप लोग देखेंगे तो वहाँ के जो इस समय राष्ट्रपति है मालदीव के, मोइजू, वो बयान दिए कि हम लोगों ने नारा नहीं दिया था इंडिया आउट का। अभी आज के पेपर में आप लोग एक पेपर आता है तो उसमें एक देश विदेश हो रहती है, उसको थोड़ा तो देखा करिए कभी, एक पेज पर वही रहता है। कल अभी बयान दिए हैं कि हमने इंडिया आउट का नारा नहीं दिया था, ये तो हमारे विपक्षियों ने दिया था। अब उनको लग रहा है कि हम भारत को भी साधे हैं। तब तक वो नारा दे के आए, अपना किसी तरह सत्ता प्राप्त करना था, तो अपने सत्ते में आ गए। यही चीज़ है कि जो इस तरह के देश होते हैं, दोनों छोटे देश, कोई भी देश, वो दोनों का लाभ लेते हैं। जैसे भारत की भी कभी ऐसी स्थिति थी कि अमेरिका भी चाहता था कि भारत को अपने पाले में हम रखें, रसिया भी चाहता था, यही चीज। तो भारत और चीन, अरे म्यांमार के संबंध में चीनी कारक क्या है, ये कि चीन वहाँ मदद कर रहा है और उसकी मुसीबत के समय मदद किया। जब सब प्रतिबंध लग गए थे पश्चिमी देशों से और चीज़ों से, तो आर्थिक मदद करता रहा। भारत के पास एक उपाय है कि वो अपनी जो मदद है उसको अनवरत जारी रखे। अब इसमें नोट करते हैं हम लोग, आगे पढ़ते हैं। भारत, रोहिंग्या मुद्दा और भारत की भूमिका, ये फिर इसका समाप्त हो जाएगा, इसमें और कुछ है नहीं। हाँ, रोहिंग्या मुद्दा या विवाद देगी एवं भारत की भूमिका। रोहिंग्या मुद्दा एवं, रोहिंग्या कैसे लिखे,
आधा कप। ये क्या एक समुदाय है वहाँ पे, बताया तो शुरू में ही ना, रोहिंग्या मुद्दा। तो इसीलिए वहाँ पे जो मेन इस समय जो म्यांमार की स्थिति जो है या गृह युद्ध की स्थिति है जो भी है, किस कारणों से, रोहिंग्या संघर्ष यही है। तो रोहिंग्या मुद्दा, इसको जैसे मुद्दा कोई चीज होती है, मुद्दा एवं भारत की भूमिका, इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो रोहिंग्या मुद्दा हम लोग पता है, जिसे आगे पता है ना क्या हुआ था कि वहां बहुत संघर्ष और रोहिंग्या के बीच संघर्ष हुआ बहुत लोगों के। तो लगभग इनकी संख्या कितनी है वहां पे, 10 लाख से ऊपर है रोहिंग्या की। वो बांग्लादेश में भी आए और भारत में भी आ गए। तो जो भारत में आ गए हैं, भारत में ही माना जाता है कि लगभग 1 लाख से ऊपर रोहिंग्या हैं। खासकर कुछ बांग्लादेश में हैं, अरे पश्चिम बंगाल में, और कुछ दिल्ली तक में जैसे होता है। बीच बीच में आप लोग देखेंगे राजनीतिक तौर पर भी बयान आता है, कोई घटना होती है तो नेता कहते हैं कि ये सब किसने किया है, रोहिंग्या ने किया। इनको कैसे उनको बाहर किया जाए, भारत की भूमिका है कि इनको कैसे बाहर किया जाए। और रही सही कसर जो 2013 में घटना हो गई, महाबोधि मंदिर परिसर में विस्फोट हुआ, तो उसको लेके भी भारत में सुरक्षा की व्यवस्था को लेके भारत में रोहिंग्या को बहुत समस्या होती है। इनको कैसे चिन्हित करें, कैसे इनको बाहर करें, इस विषय पर कई बार बातचीत होती है, लेकिन उनको चिन्हित करना बहुत मुश्किल है। और जो यहाँ पे रोहिंग्या है वो अपनी क्या किए हैं, पहचान बदल के रह रहे हैं और जाने को तैयार नहीं है। किसी को ऐसे पकड़ के और वो करना बहुत मुश्किल है ना वहाँ जाने, क्योंकि वहाँ पे इनको माना जाता है कि विश्व के सबसे जो पीड़ित समुदाय वाले हैं उसमें से ही के भी ये वहाँ जाना ही नहीं चाहते। और भारत कैसा देश है, भारत एक माना जाता है बहुत सहिष्णु और धर्मनिरपेक्ष देश। यहाँ सबकी सुनवाई होती, कोई रहे, और उसी खामियाजा भारत को समय समय पर भुगतता है। ठीक ऐसा रहना चाहिए, नहीं हम कर रहे हैं कि देशों को धार्मिक आधार का हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में ही सेकुलरिज्म का हो। और जो देश लंबे समय तक विकास करता है वो कहता है, कोई भी देश देखेंगे वो क्या है, धार्मिक रूप से सहिष्णु। सहिष्णु का मतलब क्या होता है, उदार। जितने देखेंगे धर्म देश है धार्मिक रूप से कट्टर है, चाहे किसी भी धर्म, उनकी स्थिति आज अच्छी नहीं है। बौद्ध धर्म जो हमारे, जब ये माना जाता था कि उसका उद्गम भारत से, और बौद्ध धर्म को बहुत माना जाता है कि उदार धर्म, अहिंसक है लोग, यही माना जाता है ना। लेकिन देखिए श्रीलंका, अभी श्रीलंका भी पढ़ेंगे आगे आप लोग देखिएगा वहाँ भी, और खास करके म्यांमार की घटना से उसकी क्या हुई, वहाँ 2 ही वर्गों में संघर्ष हुआ ना, बौद्ध और रोहिंग्या, जैन नहीं, रोहिंग्या समुदाय। उसकी स्थिति आज सही नहीं है, वहाँ गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई। कोई भी देश रहे, जैसे सामान्य हो, अगर वो सबको साथ लेके नहीं चलेगा तो वहाँ चल नहीं पाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि भारत की भूमिका क्या है। तो भारत की भूमिका है कि भारत उनको चाहता है बाहर करना, लेकिन अभी बाहर नहीं कर पाता। एक चकमा शरणार्थी भी है, चकमा बांग्लादेश के क्षेत्र में पाए जाते हैं, चकमा जनजाति भी होती है। उसको लेके भी भारत, बांग्लादेश और म्यांमार पाए जाते हैं, उसको लेके भी भारत और म्यांमार में बात नहीं बन पा रही है। वो भी आ गए हैं, वो भी उस एरिया से, बांग्लादेश और म्यांमार से चकमा शरणार्थी भी आ गए हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध रूप से रह रहे हैं। सीमावर्ती में आ गए, देख रहे हैं कि रोज वहां जांच पड़ताल हो रही तो अंदर आ जा रहे हैं, नेपाल के रास्ते आ जा रहे हैं।
क्योंकि भारत और नेपाल की सीमा खुली हुई है। अधिकतर जगह केवल 2-4 जगह पे कई जगह चेक पोस्ट हैं, उसके बाद खुली हुई है। देखेंगे आप लोग भारत में जितने अपराधी होते हैं, जितने सब आते हैं, कहाँ से भागते हैं? नेपाल से। इसको नोट करिए, भारत की भूमिका। तो फिर म्यांमार की कुल आबादी में 10 लाख रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी है। 10 लाख रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी। रोहिंग्या विश्व की सर्वाधिक उत्पीड़ित आबादी है। रोहिंग्या विश्व की सर्वाधिक उत्पीड़ित समुदाय। उत्पीड़ित समुदाय लिखिए। देखिए बुक में यहाँ लिखा है निरी जाति, लेकिन उसको आपको समझने की लिए दिक्कत ना हो। यहाँ पर लिखा है निरी जाति समुदाय। निरी जाति का मतलब क्या होता है? किसी एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले एक संस्कृति को जो मानने वाले लोग होते हैं, वो निरी जाति समुदाय है। अगर लिखना चाहें तो आप लोग ये भी लिख लीजिए कोर्ट में, निरी जाति समुदाय। उसको मैं इसलिए कहा कि आप लोग कंफ्यूजन न हो बताने के लिए, उसको आसान करके लिखाया। इसमें जो बच्चा पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस एक चैप्टर ही था इसमें, निरी जातीयता, या ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे तो मिलेगा, ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे। यही है, इसको माना जाता है कि यह विश्व की जो सबसे, यही सबसे उत्पीड़ित नहीं, जो ज्यादा उत्पीड़ित है उनमें से एक ये भी है। इनका जो उत्पीड़न है बहुत ज्यादा किया गया है। इनकी दयनीय स्थिति बताया ना कि जब दोनों देशों के बीच, अरे दोनों समुदायों के बीच जो चल रहा था, कई लोग नावों पर निकले, न भारत में पहुंच पाए, न बांग्लादेश में पहुंच पाए, न म्यांमार में पहुंच पाए। उसी नावों पर रहते रहते जब तक जीवित थे वहीं मर गए या आग पलट गई। क्या कोई कितना वहाँ अभी भी है। जैसे उस पीरियड में बहुत से लोग मारे गए, उनकी आती थी BBC पे स्टोरी पूरा, कि कितने लोग उसी 4 दिन 5 दिन नाव घूम रहे, बिना खाना पीना, जितना दिन रहा नहीं कहीं घुस पाए, उसी में मर गए। इसीलिए इनको कहा गया कि ये सबसे उत्पीड़ित समुदाय जो है उसमें से ये भी है। आगे नोट करिए, पिछले कुछ वर्षों से इनकी स्थिति में और गिरावट आई है। पिछले कुछ वर्षों से इनकी स्थिति में और गिरावट आई है। इसका मतलब क्या होगा कि इनकी स्थिति जो है और भी खराब हुई है। अब उतनी संख्या है नहीं कि इनको, इस समय लोकतंत्र की भी एक कमी होती है इसमें। जिनकी संख्या कम होती है उसको क्या करता है, वो छोड़ देता है, क्योंकि उसका वोट बैंक वो नहीं होता, ऐसा ना। अभी मणिपुर की हमारे यहाँ घटना देखिए, और कहीं देखिए, कई देशों में देखिए, जो एक समुदाय भारी पड़ता है उसी को लेके लोग चलते हैं। यही स्थिति है कि वहाँ की भी, वहाँ पे बौद्धिस्टों की संख्या ज्यादा, इनकी संख्या कम, और गिरावट आई है। नोट करिए आगे, म्यांमार के पूर्व तानाशाह, नहीं उसी में नोट करिए, हेडिंग नहीं, अब हेडिंग, म्यांमार के पूर्व तानाशाह नी विन, एक बताया था यू विन थे, एक कौन है? वो तो प्रधानमंत्री थे, ये नी विन है। ये कौन थे? ये तानाशाह था, जनरल
नी विन ने इनकी नागरिकता छीन लिया, इनकी नागरिकता को छीन लिया। जो रोहिंग्या थे उनकी हाँ, उनकी नागरिकता आकोष्टक में लिख लीजिएगा 1982 में। 1982 में उनकी नागरिकता जब छीन ली गई तो और स्थिति बुरी हो गई ना, आप नागरिक ही नहीं हैं। सर एक बार दोबारा म्यांमार के पूर्व तानाशाह नी विन ने इनकी नागरिकता छीन लिया। लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व ही नहीं है। देखिए नाम दोनों सेम है, यू विन से ये नी विन, तो नाम आपको नया याद रहे इसीलिए कह रहे हैं कि उस पर बहुत नोट करिएगा। ये रोहिंग्या के थे, ये कहाँ के थे? कौन? वहीं के थे, म्यांमार के। यू बिन के बाद वहां धीरे धीरे सैनिक शासन आया ना 62 के बाद, तो ये जब बने फिर धीरे धीरे जब वहां पे संघर्ष होता रहा तो 1982 में क्या हुआ कि इनकी नागरिकता ही छीन ली गई। और नोट करिए और आने वाले समय में ये म्यांमार से और अलग अलग हो गए, म्यांमार से और अलग अलग हो गए। ये ज्यादातर रोहिंग्या की बात हो रही है, उन्हीं को बोल रहे हैं। ये ज्यादातर म्यांमार के रखाइन प्रांत में, रखाइन ये शुरू में ही बताया था ना, रखाइन आयु रखाइन प्रांत में रहते हैं। इनकी अधिकतम संख्या कहाँ है? रखाइन में। ये ज्यादातर म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहते हैं जो बांग्लादेश के करीब है। जो संघर्ष जो बांग्लादेश के करीब है, जो संघर्ष के समय में भागकर बांग्लादेश पहुंच जाते हैं। संघर्ष के समय में भागकर बांग्लादेश पहुंच जाते हैं। और वहां से भारत आते हैं। वहां से कुछ लिख लीजिए, उसमें कुछ भारत आ जाते हैं। हाँ, कुछ भारत आ जाते हैं। अब स्थिति है जैसे अब इतने भारत आ गए हैं तो ये भारत क्या करे, तो कुछ लोग राय देते हैं कि भारत जो है जो आ गए हैं उनको कहीं शेल्टर हाउस बना के या उस तरह की चीजें बना के उनको रोजगार वो करे। जैसे एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था अरविंद केजरीवाल जी ने कि हम उनकी पुनर्वास करेंगे, तो इसको लोग के बहुत विरोध हुआ। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार हैं वो लोग कहते हैं कि जैसे उनको नहीं पहचान हो पा रही चीज की, एक तरह से तो उनको इसे बना के रख लिया जाए, फिर उनकी पहचान करके भेजा जाए। लेकिन इस पर अभी कोई डिसीजन नहीं हो पाया है क्योंकि ये बहुत विवादित मुद्दा है। कोई भी ये काम नहीं करना चाहे, कोई गवर्नमेंट भी रहेगी वो नहीं करनी चाहेगी उसको भी, क्योंकि अपने यहाँ भी सत्ता की लड़ाई है। जो करेगा विपक्षी दल है, अच्छा काम भी करेंगे विपक्षी दल उनको करेंगे, खराब भी करेंगे। कभी तक क्या कंडीशन है, ये जैसे हैं जहाँ तहाँ रह रहे। एक यूएनओ के डाटा के अनुसार नोट करिए, इसको नोट करिए, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अनुसार
दिल्ली में 14,000, दिल्ली नहीं लिखी, भारत लिख लीजिए पूरा, दिल्ली लिखेगी कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली में 14,000 रोहिंग्या निवास कर रहे हैं या रह रहे हैं। दिल्ली में 14,000 रोहिंग्या रह रहे हैं जो बांग्लादेश के रास्ते आए हैं, जो बांग्लादेश के रास्ते आए हैं। देखिए, शरणार्थियों के लिए भारत और बांग्लादेश से अन्य म्यांमार से कोई इस तरह की कोई एकदम समझौता नहीं हुआ है कि हम एकदम पंजीकृत कर लें आपके यहाँ से जो लोग आए या हम हमारे यहाँ से जो आपके यहाँ आए। हमारे यहाँ से तो उनके पास जाने वाले का 2% होंगे, लेकिन उनके यहाँ से भाग के आने वाले अधिक लोग। इसलिए भारत इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। बहुत करता है, समय समय पर कड़ाई करता है कि इन लोगों को हम चिन्हित करेंगे। और ज़्यादातर मुद्दा कहाँ उठता है? दिल्ली में। अभी बताया ना कि एक बार अरविंद केजरीवाल जी ने इस पर कहा कि इनके लिए हम पुनर्वास, स्कूल और इसकी व्यवस्था करेंगे। कई नागरिकता इनको प्रदान नहीं की जा रही है, लेकिन इसी को लेके फिर वही विरोध को लेके रुक गए। कई ये माना जाता है कि कई रोहिंग्याओं का वहाँ राशन कार्ड और सब कुछ बना हुआ है, इनको शेल्टर हाउस बना के रखा जाए, आश्रय गृह। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों में क्या है कि जो शरणार्थी आते हैं, लेकिन वो वैध शरणार्थी होने चाहिए, उनको हम सुरक्षा दें। शरणार्थियों के लिए कौन सी संस्था काम करती है? रेड क्रॉस का नाम सुने हैं आपने? अभी इसमें हम लोग लास्ट में 2-3 दिन वो भी पढ़ेंगे, संस्थाएं तो उसमें पढ़ेंगे। वो जो है शरणार्थियों के लिए काम करती है। ये डाटा उनका जो होता है कौन देता है? वही सब देती है। अभी जो स्थिति है इनकी इसी तरह बनी हुई है, मतलब कोई स्पष्ट स्थिति नहीं बनी इनको बाहर किया जाए क्या किया जाए। और इन महीनों के डाटा के अनुसार कितने हैं? लगभग 14,000 दिल्ली में हो। पूरे देश में पूरे देश कहाँ है? नहीं, ज़्यादातर हैं जो एक पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में माना जाता है कि उधर बहुत ज़्यादा है। अब कोई डाटा नहीं है तो इस तरह से नहीं कर सकते। इसको नोट करिए लास्ट में, भारत में किसी भी प्रकार की शरणार्थी नीति के भाव में ये न तो पंजीकृत हो पाते हैं, न तो पंजीकृत हो पाते हैं, न ही इनका कोई अस्थाई पता होता है, न पंजीकृत हो पाते हैं। भारत में किसी प्रकार की शरणार्थी नीति न होने के कारण ये पंजीकृत नहीं हो पाते। हाँ, पंजीकृत का मतलब कि इनका रजिस्ट्रेशन कर लिया जाए कि ये इस देश के हैं, या इनको पंजीकृत नहीं हो पाते, न इनकी पहचान हो पाती है, न कोई इनका स्थायी पता होता है। न इनका कोई अस्थाई पता होता है। वर्तमान में भारत में विभिन्न समुदाय इनको लेकर बातचीत के पक्ष में हैं, जिनसे इनकी समस्या का समाधान हो सके, जिससे इनकी
समस्या का समाधान हो सके। जैसे इनकी नागरिकता ही नहीं क्लियर है तो कैसे, जैसे भारत के संविधान में बहुत से प्रावधान क्यों नागरिकों को मिलते हैं, वो सब चीजें कैसे पाएंगे? इनकी तो न पहचान हो पाती है, न अस्थायी निवास है, न पंजीकृत हो पाते हैं। कहीं पंजीकृत होंगे तब तो इनका कोई बनेगा। जैसे अब क्या है, हमारे यहाँ आधार कार्ड बनता है, वो नागरिकता को उसको भी कहा गया है प्रमाण वाला, वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं लेकिन एक पहचान पत्र एड्रेस के लिए। अभी क्या है, भारत में पहले से ही बताया, भारत एक जो भारत का संविधान है और भारत के लोग हैं एक उदारवादी प्रवृत्ति के हैं। इनके लास्ट में नोट करवाया हुआ है ना कि इन लोगों को क्या हो मनसा कि सभी समुदाय इनसे बातचीत करके इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। नहीं तो उतने अधिक संख्या में रह रहे हैं बांग्लादेशी भारत में, रोहिंग्या, फिर भी भारत शरण दिए हुए है ना, वो जानता है कि अवैध है। क्योंकि भारत की जो विदेश नीति है ये तो है, इसके पहले से भी भारत की जो आप लोग पढ़ते आएंगे प्राचीन और मध्यकालीन जो परंपरा रही है सबको अपनाने की रही। इसकी नीति क्या है? उदार की नीति रही, उदारवादी नीति रही। और स्वतंत्रता के बाद भी जो बना वो भारत अपना कॉन्सेप्ट बनाया है विदेश नीति का, क्या बनाया सर कि पड़ोसी फर्स्ट अस्तित्व सबको मिला के चलना। ये हो गया भारत म्यांमार संबंध। अब इसमें हम थोड़ा सा बस देख लेंगे कि वर्तमान में क्या स्थिति है, इसको हम कल देख लेंगे। ठीक, समाप्त हो गया है वर्तमान में, कुछ वर्तमान में जो लास्ट लाइन में बताए हुई है और कुछ है नहीं। 3 बजे तक क्लास की है।